हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज जानते हैं हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में। जैसा कि हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जैसा कि मैंने बताया है कि भारत की सभी नदियों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और दूसरा है हिमालयी नदियाँ, है ना। तो जिसमें हिमालयी नदियाँ में हमने पढ़ा था कि हिमालयी नदियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में देख लिया था। उसके बाद हम लोग आज गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को लगातार आपको देखने के लिए मिले, ठीक है। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र की हम बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यदि गंगा नदी की बात करें भारत की सबसे बड़ी नदी, तो भारत की सबसे बड़ी नदी भी गंगा नदी है। और मतलब सिर्फ भारत में बहने वाली, है ना, सिर्फ भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी की बात करें, सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा। और सबसे बड़ा नदी जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो भी गंगा नदी तंत्र का ही नाम आता है। यानी कि सबसे बड़ा जो नदी ग्रहण जल क्षेत्र है, ये नदी तंत्र है, वो गंगा नदी तंत्र है। क्योंकि बहुत सारी नदियों का संगम जो है वो गंगा के साथ होता है। गंगा बहुत सारे नदियों का जल एकत्रित कर अपने साथ लेकर चलता है ना। तो हम लोग जानेंगे आज गंगा नदी तंत्र के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गंगा जो नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जगह से एक गौमुख के समीप ही गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से जो है गंगा ये निकलती है, ठीक है। और गंगा निकलने के बाद जो है ये भारत के कई शहरों से, कई राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड से पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल के खाड़ी में अपना जल जो है गिराती है। इसमें कई नदियों का संगम होता है, कई नदियों का ये जल अपने साथ लेकर चलती है ना। इसकी कुल लंबाई मैंने पिछले वीडियो में बताया तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी की हम बात करें तो गंगा नदी के दोनों तटों से बहुत सारी नदियों जो है ये अपना जल, जैसे कि बाईं तरफ से और दाईं तरफ से भी, है ना। दाईं तरफ की बात करें तो भारत की प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं वो दाईं तरफ से गंगा में अपना जल गिराती हैं, है ना। और बाईं तरफ से जो हिमालयी नदियां हैं वो अपना जल जो है गिराती हैं। हम बात करते हैं कि गंगा, देखिए गंगा जो है वो 2 धाराओं का संगम होता है ना। कितनी धाराओं का? तो 2 धाराओं का। गंगा जो नाम आया है वो 2 धाराओं से आया है। एक जो है देखते हैं भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा, है ना। अब भागीरथी और अलकनंदा के मेल से जो नाम आया है उसको हम लोग गंगा नाम दिया गया है। अच्छा, भागीरथी की बात करें तो भागीरथी जो है ये यही गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है जिसका नाम है भागीरथी। अलकनंदा की बात करते हैं तो अलकनंदा भी 2 नदियों का संगम है, एक है धौली गंगा, एक है विष्णु गंगा। जो सतोपत ग्लेशियर से धौली गंगा और विष्णु गंगा जब निकलता है तो ये एक जगह है जहाँ पर विष्णु प्रयाग कहते हैं। देखिए जहाँ कहीं भी संगम हुआ है उसको हम लोग प्रयाग नाम से, है ना, संबोधित करते हैं। तो जब विष्णु प्रयाग में 2 नदियाँ आके मिलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जब आके विष्णु प्रयाग में मिलती हैं तो इसका नाम ही पड़ जाता है अलकनंदा। क्या पड़ जाता है? अलकनंदा। अब जब ये अलकनंदा आगे बढ़ते हैं कर्णप्रयाग में तो कर्णप्रयाग में आके इससे पिंडार नदी मिलती है। पिंडार नदी के मिलने से यहाँ पर कर्णप्रयाग बनता है। कर्णप्रयाग आगे जब चलते हैं तो रुद्रप्रयाग होता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अपना जो है जल गिराती है। तो ये अभी नदी जो बन रहा है इसका अलकनंदा ही नाम है। जब अलकनंदा जैसी देवप्रयाग में आती है तो देवप्रयाग में एक नदी के साथ इसका संगम होता है जिस नदी का नाम है भागीरथी, है ना। भागीरथी के पास भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों आके देवप्रयाग में मिलती हैं, देवप्रयाग जो है ये देखते हैं कि हरिद्वार के ऋषिकेश जगह पर, है ना। हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के ऋषिकेश जगह पर ये पहली बार देवप्रयाग में अपना दोनों धाराएं जो है आके मिल जाती हैं, जैसे अलकनंदा और भागीरथी। वहाँ के बाद इस नदी को हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। मैंने बताया कर्णप्रयाग में पिंडार नदी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी। तो ये जितने भी नाम हैं सारे गंगा के ही क्या हैं? पर्यायवाची नाम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हम देखते हैं
कि गंगा जब भारत में होती है तो इसको हम लोग गंगा कहते हैं, लेकिन यही गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पद्मा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पद्मा कह देते हैं। तो गंगा बांग्लादेश में जाके पद्मा के नाम से जानी जाती है। देखिए, अच्छा, गंगा नदी जो है बांग्लादेश में जब जाती है तो इसको पद्मा कहते हैं। और इसी में एक नदी है जो ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि इसको जमुना कहते हैं। जब इन दोनों नदियों का जब संगम होता है ना, तो आगे जाके भी इस नदी का जो है पद्मा ही नाम पड़ता है। ठीक है, गंगा को भी आगे जाके पद्मा ही कहते हैं। पद्मा में देखते हैं कि मेघना और बराक, मेघना या बराक कह लीजिए, जो कि मणिपुर से निकलती है, ये नदी भी आके बांग्लादेश में जब मिलती है तो इसको आगे जाके जो इसकी धारा होती है वो मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है, मेघना नदी कहलाती है। और मेघना नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल जो है गिराती है। हम देखते हैं कि गंगा नदी जब सबसे ज़्यादा हम देखें कि गंगा नदी जो है भारत के किस राज्य में बहती है, तो भारत के सबसे ज़्यादा किसी राज्य में बहती है तो वह उत्तर प्रदेश है ना। सबसे ज़्यादा भारत के किसी राज्य में गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है तो वह है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम प्रवाह क्षेत्र है तो वह झारखंड। हालांकि हमें झारखंड के बारे में कम ही पता होता है कि गंगा नदी झारखंड में भी बहती है, लेकिन हाँ, यदि आप एटलस खोल के देखिएगा तो आपको भली भांति दिखाया है कि झारखंड से भी गंगा नदी जो है वो निकलती है। तो झारखंड में भी गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है, लेकिन बहुत ही कम है ना। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं कन्नौज, कानपुर, ठीक है, वाराणसी, ये सारा जो है हम लोग कहाँ देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में। सबसे पहली बार यदि मैदानी इलाके में कहीं पर प्रवेश करती है गंगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में किस जगह पर मैदानी क्षेत्र में गंगा जो है प्रवेश करती है। तो गंगा जब मैदानी इलाके में प्रवेश करती है तो उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में पहली बार जो है मैदानी इलाके में गंगा जो है प्रवेश करती है। नहीं तो इसके पहले नदी बहुत ऊंची चोटियों से, पहाड़ियों से गंगा जो है वो गिरती है, लेकिन पहली बार हरिद्वार में जो है वो मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश जब करती है तो जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये सारे राज्य आते हैं। जब गंगा नदी कोलकाता में जब आती है तो कलकत्ता में दो धाराओं में ये बढ़ जाती है। एक धारा को हुगली के नाम से जाना जाता है और दूसरी धारा को हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। भागीरथी सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल में आने के बाद है ना, इसको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दूसरी धारा जो है वो हुगली हो जाती है। हुगली नदी के किनारे ही कलकत्ता बसा हुआ है। बोलिएगा कलकत्ता किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है। भागीरथी जब बांग्लादेश में जाती है तो भागीरथी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। भागीरथी कह लीजिए, गंगा कह लीजिए, एक ही नाम है, ठीक है, और पद्मा के नाम से जानते हैं। देखिए, यहाँ पर जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जब मिलती है तो वहाँ पर बहुत बड़ा सा एक डेल्टा का निर्माण होता है। अब डेल्टा क्या होता है जी, तो डेल्टा जो हम देखते हैं कि जब बहुत नदियाँ जब बहुत ही बड़े प्रवाह क्षेत्र से है ना, जब समुद्र की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसका जो ढलान होता है वो काफ़ी मंद पड़ जाता है, उसकी जो चाल होती है काफ़ी धीरे हो जाती है, जिसके वजह से नदी के द्वारा लाया गया अवसाद, मलबा या फिर गाद कह लीजिए है ना, या फिर मिट्टी कह लीजिए, ये सारा कुछ जो है वहाँ पर ढेर लग जाता है। क्योंकि अब नदी में इतना बल नहीं रह जाता है, इतनी ताकत नहीं रह जाती है वो सारे मलबा को, सारे अवसाद को बहाकर अपने साथ आगे भी ले जाए। क्योंकि वहाँ पर अब नदी जो है वो कई वितरकाओं में बढ़ जाती है। वितरका यानी कि जब कभी समुद्र के पास जब नदी जाती है तो वो इस तरीके से बढ़ जाती है ना, कई धाराओं में बढ़ जाती है। जब कई धाराओं में बढ़ जाती है तो इसका बल जो है वो छिड़ हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डेल्टा का निर्माण होता है। हमें पता है कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मिलने से जो डेल्टा का निर्माण होता है उस डेल्टा को हम लोग सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। डेल्टा मैंने बताया क्या होता है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद और गाद से बने हुए टीले को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब डेल्टा जो होता है वो समुद्र में थोड़ा सा डूबा हुआ होता है, क्योंकि हमें पता है समुद्र में जो ज्वार की कल्पना है, ज्वार जो है वो 24 घंटे में 2 बार आता है। कितनी बार आता है, 2 बार आता है, जिसके वजह से जो सुंदरवन डेल्टा है वो आधा हिस्सा उसका हमेशा डूबा हुआ रहता है। सुंदरवन की खासियत ये है कि सुंदरवन जो
वन है वो मैंग्रोव झाड़ियों, मैंग्रोव घास और मैंग्रोव वन की वजह से प्रसिद्ध है। ठीक है, मैंग्रोव वन जो क्या होते हैं, तो मैंग्रोव वन ये थोड़े से नमकीन होते हैं, ठीक है, और मजबूत झाड़ीदार पौधे होते हैं। मैंग्रोव वन की छालें भी है ना सॉल्टेड होती हैं। मैंग्रोव वन की बात करें तो काफ़ी ये संघन होते हैं और ज़्यादातर ये समुद्री किनारों पर ही पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि समुद्र में डूबे हुए पौधे होते हैं। मैंग्रोव की जो जड़ें होती हैं काफ़ी कठोर होती हैं और हल्का सा नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ ये मुड़ जाती हैं, जिससे इन पर चलना काफ़ी कठिन हो जाता है। मैंग्रोव वन की बात करें तो मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में मिलता है, उसके बाद इसका कुछ विस्तार गुजरात में मिलता है और कुछ विस्तार आंध्र प्रदेश में मिलता है। भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार इसका पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में मिलता है। मैंग्रोव वन सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा हम देखें तो जो बंगाल टाइगर होते हैं, है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है मैंग्रोव वनों में ही पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन मैंने बताया कि कैसे, तो ये सॉल्टेड है ना, यानी कि नमकीन पौधे होते हैं, है ना, क्षारीय पौधे होते हैं, जिसकी वजह से इनका यहाँ पर विस्तार हुआ है मैंग्रोव वन का, है ना। तो ये पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हमें बहुत सारे बुकों में दिखता है या फिर बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता भी है कि भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल पाया जाता है। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, तो सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है, जो कि मैंग्रोव वनों से बना हुआ है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी जाना मैंग्रोव वन के बारे में, है ना जी, कि मैंग्रोव वन क्या होते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश से निकली हुई जो नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के डेल्टा से, है ना, गंगा नदी के अवसाद से मिलकर एक बहुत बड़ा डेल्टा हुआ है, जिसको हम लोग सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। चलिए, हमने जाना अभी डेल्टा के बारे में, ठीक है, उसके बाद मैंग्रोव वन के बारे में। तो मैंग्रोव वन हम लोग समझिए। चलिए अब उसके आगे चलते हैं, है ना। आप सभी ये नोट्स करते चलिए या फिर ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, है ना, जिससे आपको कुछ ना कुछ याद हो सके। तो हम बात करते हैं, जैसे कि अब क्वेश्चन आ जाएगा कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी, देखिए यमुना नदी जो है वो हिमालयी नदी है, क्योंकि हिमालय से निकली हुई है। हम देख रहे हैं कि सारी नदियां जो है वो दाहिने तरफ से, जब कोई भी नदी देखते हैं पूरब की तरफ जब बह रही है, पूरब की तरफ बह रही है, तो इसका ये दाहिना तट हो गया और ये इसका बायां तट हो गया। तो दाहिने तट से मान लीजिए इधर की तरफ नदी बह रहा है, तो ये दाहिना तट हुआ ना जी, इधर बायां तट। तो दाहिने तट से जो भी नदी मिल रही है, हम देख रहे हैं कि सारी नदियां जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। किधर की नदियां हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जो मालवा के पठार से, प्रायद्वीपीय भारत के मालवा के पठार से निकलती हैं। लेकिन एकमात्र नदी ऐसी है जो गंगा नदी के दाहिने तट से मिलती है, लेकिन वो हिमालयी नदी है, जिसका नाम है यमुना, है ना। यमुना नदी हिमालय से तो निकलती है, लेकिन ये दाहिने तट पर गंगा से मिलती है ना। कहाँ पर मिलती है जी, ये प्रयागराज में मिलती है। पहले इसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, लेकिन अब जो है इसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ये प्रयागराज में आकर मिलती है। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1365 किलोमीटर है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, जिसकी लंबाई 1365 किलोमीटर है, लेकिन यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी से भी छोटी है। गोदावरी नदी से क्या है, छोटी है, जिसकी गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1460 किलोमीटर है, जबकि यमुना नदी की लंबाई क्या है, 1365 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, 1460 किलोमीटर, जबकि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, जिसकी लंबाई 1365 किलोमीटर है। अच्छा, यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड के बंदरपूछ जगह से, है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के बंदरपूछ यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना। और बात करते हैं हम लोग कि दक्षिण भारत से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो गंगा नदी की डायरेक्ट सहायक नदी नहीं होती हैं। वो कुछ नदियाँ जो है वो यमुना की सहायक नदी होती है और यमुना के सहारे ही वो गंगा नदी में अपना जो है जल गिराती हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये 4 प्रमुख नदियाँ ऐसी हैं जो यमुना के साथ अपना जल गिराती हैं और यमुना के साथ मिलकर फिर गंगा की सहायक नदियाँ बन जाती हैं। 2 नदी हैं जैसे टोंस और सोन। टोंस और सोन जो है वो डायरेक्ट गंगा नदी में, यानी कि सीधे ही अपना गंगा नदी में पानी जल गिराती हैं और ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी और जो कि गंगा में
अपना जो है जल गिराती है पटना से थोड़ा सा पहले, है ना। पटना से थोड़ा सा पहले ये सोन नदी जो है घाघी गंगा में, है ना, मिल जाती है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है जी? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। टोंस की बात करें तो टोंस इलाहाबाद से, इलाहाबाद में भी मिल जाती है टोंस नदी, और वहीं से निकलती है ना। और इनको हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। ये सब दक्षिण भारत की दाहिने तट की नदियाँ हैं। बाएं तट से बात करें तो बाएं तट पर मिलने वाली नदियों के नाम हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये नदियाँ जो हैं ये हिमालयी नदियाँ हैं, हिमालय से आती हैं और सारी जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन ये किधर से आती हैं? तो ये गंगा के बाएं तट पर आके मिलती हैं। फिर से देख लेते हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, है ना। उसी तरीके से हम देखते हैं कि एक नदी जो है वो मणिपुर से निकलती है जिसका नाम है मेघना या बराक, जो कि बांग्लादेश में ही गंगा से मिलती है, जिस पद्मा नाम हो जाता है ना। ये आगे चल के यही धारा जो है मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी में ही, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में होती है, जब वो दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक धारा भागीरथी और दूसरी धारा हुगली, और हुगली से एक नदी मिलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी ये जाके हुगली से मिल जाती है कलकत्ता में, और कलकत्ता में हुगली से मिलके हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो हमने जाना कि आज गंगा नदी तंत्र के बारे में, कि गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ जो है अपना जल गिराती हैं, है ना, और कौन कौन सी नदियों गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो गंगा नदी भारत का सबसे बड़ी नदी है और सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है। और कौन कौन सी नदियाँ इसमें सहायक नदियाँ हैं, है ना जी। यमुना की सहायक नदियों के बारे में देखना हमने, लाइन से याद करिए आप। यमुना की सहायक नदी देखें तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। गंगा नदी की दाहिने तट से मिलने वाली नदियों की बात करें तो आप देखते हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। ये 5 नदियाँ हैं जो दाहिने तट पर गिराने वाली जल है ना। अब दाहिने तट से अपना जल जो है गंगा नदी में गिराती हैं, जबकि बाएं तट से देखें तो राम, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा ये है। तो आज हमने देखा गंगा नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों इसी तरह से हम अगली वीडियो में देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो आज हम आप लोग भली बात इसमें समझ गए होंगे कि गंगा नदी का विस्तार और उद्गम, है ना, कहाँ से कहाँ तक है, इसकी टोटल लंबाई क्या है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल किस तरीके से हुआ है। तो गंगा नदी जो है ये भारत की पवित्र नदी भी माना जाता है इसे, ठीक है, क्योंकि ये उत्तराखंड से कई पहाड़ों से निर्मित होकर निकलती है, जिससे इसको पवित्र भी कहा जाता है। बहुत सारी जड़ी बूटियों के इसमें रस होते हैं, है ना। तो आज हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा। उसी तरीके से हम आगे भी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी किस तरीके से, कहाँ से और किस तरीके से भारत में प्रवेश करती है और कहाँ पर क्या इसका योगदान है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।